नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। पीडीपी और बीजेपी नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात, कहा विभागों के बंटवारे पर जल्द होगा फैसला। उत्तराखंड में स्टिंग ऑपरेशन में घिरे मुख्यमंत्री, बागी विधायकों का खरीद फरोख्त का आरोप। हरीश रावत ने स्पीकर से की बागियों की बर्खास्तगी की सिफारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असम में चुनावी रैलियां, कहा गोगोई से नहीं गरीबी से है लड़ाई। राज्य के विकास को बताया बीजेपी का प्रमुख एजेंडा। तेलंगाना विधानसभा में उठा हैदराबाद विश्वविद्यालय का मामला। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे मुद्दा, कुलपति को हटाने की करेंगे मांग। और लीबिया में बमबारी में केरल की नर्स और उनके बेटे की मौत। विदेश मंत्री ने दी भारतीयों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह। यमन में बंधक पादरी की रिहाई की कोशिशें तेज। और बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की खबर से। उत्तराखंड में सरकार बचाने में जुटे मुख्यमंत्री हरीश रावत नए विवाद में घिर गए हैं। दिल्ली में आज असंतुष्ट कांग्रेस विधायक हरक सिंह रावत ने स्टिंग ऑपरेशन जारी कर यह दावा किया है कि मुख्यमंत्री विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं। वहीं हरीश रावत ने इसे साजिश करार देते हुए सीडी को फर्जी बताया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश भी की है। बागी विधायकों को नोटिस का जवाब देने की समय सीमा आज शाम खत्म हो गई। उत्तराखंड में जारी सियासी संकट कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार को दिल्ली में पत्रकार वार्ता में स्टिंग की सीडी भी जारी की और दावा किया कि मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद विधायकों को इस स्टिंग में 15 करोड़ रुपए तक देने की पेशकश कर रहे हैं। आरोप तो हम पे लगा था, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार हर हथकंडा अपना रही है। धन के से लेकर पद के लोभ से लेकर, और हम 9 के 9 विधायकों को भी और भारतीय जनता पार्टी के, जो मेरी जानकारी में है, भाजपा के विधायकों को भी इस तरह खरीद फरोख्त करने की कोशिशें की जा रही हैं। कांग्रेस के बागी विधायकों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को स्टिंग की कॉपी भेजकर हरीश रावत सरकार को हटाने की मांग की है। सदन में बहुमत हार के नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था। और आज जो सीडी में जो उनका आया है वक्तव्य, जो मैंने ट्रांसक्रिप्ट देखा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उत्तराखंड राज्य हित पे सरकार का निर्णय नहीं है। हम अनुरोध करेंगे केंद्र सरकार से कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए। हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों को जान का खतरा है। उन्होंने केंद्र सरकार से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। स्टिंग के सामने आने के बाद बीजेपी ने भी तुरंत उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। और हरीश रावत जी ने न सिर्फ अपने दल के लोगों को खरीदने की कोशिश की, हमारे दल के लोगों को भी खरीदने की कोशिश की। हमारे दल के लोगों को भी प्रलोभन दिया है। 1 मिनट भी हरीश रावत जी को वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल सरकार को भंग करना चाहिए। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस स्टिंग को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया का एक तबका बागी विधायकों और बीजेपी के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। मैं बिल्कुल सीधे कहना चाहता हूं कि ये सीडी झूठ है, बिल्कुल फॉल्स है। जो ये झूठ है जो बनाया गया है, ये इसी गठबंधन की उपज है। एक चुनी हुई सरकार जो आज भी बहुमत में है, 28 को भी बहुमत में रहेगी और उसके बाद भी बहुमत में रहेगी। उसके साथ एक लोकशाही के साथ जो है ये षड्यंत्र कर रहे हैं। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को शनिवार शाम तक विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस का जवाब देने का समय दिया गया था। उन्हें दल बदल कानून के तहत नोटिस भेजा गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को जवाब देने के लिए और समय देने की अपील ठुकरा दी थी। इससे पहले शुक्रवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने भी स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो एक समय ऐसा लग रहा था कि 28 तारीख से पहले सब कुछ सेटल्ड है, शिथिल है। 28 तारीख को जब बहुमत साबित करने की बारी आएगी तभी कुछ इसमें नया एंगल आएगा। लेकिन जो आज स्टिंग ऑपरेशन जारी किया गया है
जो बागी विधायक हैं उनकी तरफ से पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की ओर से स्टिंग ऑपरेशन जारी किया गया है, जिसमें कथित तौर पर ये दावा किया गया है कि हरीश रावत विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए बाकायदा पैसों की पेशकश कर रहे हैं। इसके बाद काफ़ी कुछ बदल गई है उत्तराखंड की राजनीति, एक नया मोड़ आप इसे कह सकते हैं। लेकिन वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि 28 तारीख को इन तमाम समीकरणों के बीच क्या हरीश रावत बहुमत साबित कर पाते हैं, और ये जो स्टिंग ऑपरेशन जारी किया गया है इसके क्या कुछ नफ़ा नुकसान होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल सीएम हरीश रावत इन बातों का खंडन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये स्टिंग फर्जी है, झूठ है, उनकी तरफ से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। लेकिन जो बागी विधायक हैं, जो 9 विधायक हैं और उनकी जो एक तरह से अगुवाई कर रहे हैं हरक सिंह रावत, उनका दावा है कि उन्हें और उनके साथी जो बागी विधायक हैं जो कांग्रेस से अलग हुए हैं, हालांकि ऑफिशियली उनका स्टैंड अभी भी यही है कि वो कांग्रेस में हैं, लेकिन जिन्होंने विद्रोह एक तरह से किया है सरकार के खिलाफ, उन 9 विधायकों का ये दावा है कि हरीश रावत ने उन्हें खरीदने की कोशिश की, उन्हें प्रलोभन देने की कोशिश की, और ये प्रलोभन न सिर्फ पैसों का है बल्कि मंत्री पद का भी है, ऐसा दावा किया गया है इस कथित सीडी के जरिए। और एक तरह से नया मोड़ आ गया है उत्तराखंड की सियासत में। अब सबकी निगाहें जो हैं वो हैं 28 तारीख को, जब उन्हें बहुमत साबित करना होगा हरीश रावत को। दावा ये किया जा रहा है सरकार की ओर से कि वो बहुमत में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज राज्यपाल NN वोहरा से मिलकर जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर बनना उनका तय हो गया है। पीडीपी और बीजेपी जल्द ही बैठक कर मंत्रिमंडल और सरकार गठन की तारीख पर फैसला करेंगी। करीब 2.5 महीने के असमंजस के बाद जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में नई सरकार बनने जा रही है। शनिवार को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी नेताओं के साथ जम्मू में राज्यपाल NN वोहरा से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। We are very thankful to the BJP party for extending their unconditional support to us. The agenda of alliance का जो basic purpose था, that was to keep Jammu and Kashmir together. I mean जो हमारे पोर्टफोलियो हमारे पास हैं वो बीजेपी के हैं, जो बीजेपी के पास हैं वो हमारे हैं, तो पोर्टफोलियो में क्या झगड़ा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी का जो फैसला है कि हम पीडीपी को जो है सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन का, वो लेटर ऑफ सपोर्ट जो है मैंने गवर्नर साहब को दिया है। वी शैल सिट टुगेदर एंड डिस्कस logistics and various things how to form the government. We have no differences on agenda of alliance and we are committed to that. इससे पहले जम्मू में शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी। इसमें गठबंधन के एजेंडा के आधार पर पीडीपी को समर्थन देने का फैसला किया गया था। कांग्रेस ने देरी से सरकार बनाने को लेकर दोनों पार्टियों की आलोचना की है। समय लिया, लेकिन ये पहले भी कर सकते थे। अगर यही करना था तो ये इनको पहले करना चाहिए था। गुरुवार को श्रीनगर में विधायकों की बैठक में महबूबा मुफ्ती को पीडीपी विधायक दल का नेता चुना गया था। बीजेपी पीडीपी गठबंधन को लेकर बीते करीब 2.5 महीने से सियासी रस्साकसी चल रही थी। मंगलवार को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद सरकार गठन को लेकर चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद 8 जनवरी से जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर की सियासत पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शक्ति शर्मा स्थानीय पत्रकार जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, ये बताइए कि सरकार गठन को लेकर को तो सहमति बन गई है, लेकिन सरकार का स्वरूप क्या होगा, किसके खाते में कितने पद जाएंगे, कितने मंत्री होंगे, ये कब तक साफ हो पाएगा? इस बारे में कोई कयास? जी बिल्कुल, जिस तरह से दोनों पार्टियों के लीडर महबूबा मुफ्ती जो सीएम पद की दावेदार हैं, वो डॉक्टर निर्मल सिंह जो कि डिप्टी सीएम के दावेदार हैं, दोनों जो हैं आज गवर्नर से मिले हैं और जो सहमति इन दोनों में हुई है सरकार गठन को लेकर, और उसके बाद जो इनकी तरफ से बयानबाजी की गई है, जो दोनों ने मीडिया से बात की है, इन्होंने कहा है कि बिल्कुल जो मुफ्ती मोहम्मद सईद जो के रास्ते कदम पर जिस तरह से उन्होंने गठजोड़ किया था, जिस तरह से उन्होंने गठबंधन को मजबूत रखा था, उसी तरह से उनके नक्शे
कदम पर हम चलेंगे और हम आने वाले कुछ ही दिनों में जो है वो सेरेमनी भी होगी। और बिल्कुल अभी तक जो है पोर्टफोलियो की अगर आपने बात की तो अभी तक किसी भी तरह के पत्ते दोनों पार्टियों ने नहीं खोले हैं, लेकिन जो वायदा इनके साथ हुआ है दोनों पार्टियों का वो वही है कि वही जो मुद्दे पहले थे, वही जिन आधार पर दोनों सरकारें पहले बनी थी, उसी तरह की जो है रहने वाले के आसार जो है वो लगाए जा रहे हैं। शक्ति, लेकिन कोई इनपुट मिल पा रहे हैं कि आखिर अचानक से ये सहमति बनी कैसे? क्योंकि एक लंबा दौर चला, असहमतियों का दौर था, बार बार बयानबाजियां भी एक दूसरे तरफ से देखने को मिली। आखिर ऐसी कौन कौन सी बातें हुई जिन पर आम सहमति बनी और बाद में कहा गया कि साहब हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से 2-2.5 महीने की अगर हम बात करें तो 2.5 महीने का जो गैप रहा, इस गैप के दौरान दोनों पार्टियों ने देखा कि जिस तरह से लोग जो है वो जो थे वो चाहते थे कि एक सरकार जो है वो बने, और जिस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने गठबंधन जो है वो चलाया, तो कहीं ना कहीं पीडीपी को भी ये लगा कि अगर हम इस वक्त चुनाव में जाते हैं तो हमारे लिए वो ठीक नहीं होगा, और बीजेपी के लिए भी इस वक्त में चुनाव में जाना ठीक नहीं था, क्योंकि दोनों का गठबंधन जो चला उस गठबंधन से पीडीपी जो है भले ही जिस तरह की बातें जो है आ रही थी कि पीडीपी कुछ शर्तें जो है वो मनवाना चाहती है, कुछ नई डिमांड जो है वो पीडीपी रखना चाहती है, कहीं ना कहीं पीडीपी ने शुरू में कुछ दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उसके बाद इनको लगा कि बीजेपी जो है वो इस पर राजी नहीं हो सकती है, जिस तरह से पावर प्रोजेक्ट वापस लेने की बात हो, या कुछ लैंड खाली कराने की बात हो, या कुछ और मुद्दे जिस तरह के बातें आ रही थी सामने की पीडीपी की तरफ से रखे जा रही हैं, और पीडीपी चाहती है कि कुछ और मुद्दे जो है मनवाए जाए। लेकिन आखिरकार जब बड़े लीडरों के साथ बातचीत हुई, अमित शाह से मुलाकात, और उसके बाद लास्ट में जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती को भी ये लगा कि वही एजेंडा जो मुफ्ती मोहम्मद सईद जिस एजेंडे पर कायम थे, जो एजेंडा वो रखे गए थे, शायद उनके लिए यही बेहतर होगा, और दोनों पार्टियों ने यही सहमति बनाई कि वही एजेंडा जो है उसी पर अगर हम चलें तो दोनों के लिए बेहतरी होगी, और दोनों जो है वो मिलकर काम करेंगे, क्योंकि जम्मू में बीजेपी को अच्छी मेजॉरिटी मिली है और श्रीनगर में पीडीपी को, तो ये दोनों सरकारें जो है वो दोनों खित्ते का जो सपना मुफ्ती मोहम्मद सईद ने देखा था कि तीनों खित्ते को मैं साथ लेकर चलूंगा, तो कहीं ना कहीं इन्हें लगा कि हम उन्हीं एजेंडे पर वापस चलें तो फिर हम कुछ काम करेंगे और फिर लोगों के सामने जाएंगे। क्योंकि इस वक्त तक अगर हम बात करें तो बीते 10 महीनों में इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, जिससे इस वक्त अगर इन्हें चुनाव का सामना करना पड़े तो इनको ये लग रहा था कि उनके लिए, दोनों के लिए ये ठीक नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं अंदर खाते में इन दोनों ने ये सहमति बनाई, जिस वजह से दोनों जो है वो एक बार फिर प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होकर सामने आ रहे हैं। जी अच्छा शक्ति, सूबे को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है महबूबा मुफ्ती की बतौर सीएम, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या फिलहाल बातचीत चल रही है राजनीतिक हलकों में, किस किस तरह की चुनौतियां उनको सामना करना पड़ सकता है? जाहिर तौर पर पहली महिला मुख्यमंत्री जो है महबूबा मुफ्ती बनने जा रही है, और जिस तरह से बात करें तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो जिस तरह के वो सरकार उन्होंने 10 महीने में चलाई थी, तो उस तरह की चुनौतियों में अगर हम बात करें तो पार्टी के अंदरूनी हालात जो हैं वो भी इस वक्त इतने ठीक नहीं है, और उन हालात को भी संभालना और गठबंधन के साथ भी चलना, हालांकि महबूबा मुफ्ती एक तीसरे तरह की लीडर हैं, और उस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो काफी एक्सपीरियंस था, उनको काफी पुराने और तजर्बेकार थे, उस मुकाबले में महबूबा मुफ्ती के पास इतना तजर्बा नहीं है, लेकिन जो कुछ अभी सुधार लाने की जरूरत है, बहुत कुछ पार्टी के अंदर जो है वो अंदरूनी हालात को भी मेंटेन रखना और अंदरूनी हालात पर काबू रखना, और उसके बाद गठबंधन के साथ चलना, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौतियां महबूबा मुफ्ती के सामने हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वो जा रही हैं, तो लोगों की उम्मीदें भी उन पर काफी हैं कि किस तरह से जो चुनाव से पहले उन्होंने वायदे किए थे और जिस तरह के तेवर उनके चुनाव के पहले थे, तो क्या वो उसी पर खरा उतरती हैं, और क्या वो साथ ही साथ अपने फादर जो अपने पिता के जो नक्शे कदम पर चलने में कारगर साबित होंगी। अब ये उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं, और जाहिर तौर पर एक बहुत मुश्किल भरा दौर जो है उनके लिए होगा, काफी चुनौतियां उनके सामने हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से वो पार्टी के अंदरूनी हालात से निपटती हैं, और किस तरह से वो गठबंधन के साथ चलती हैं, और किस तरह से लोगों की उम्मीदों पर खरा होती हैं। ये जी शक्ति, यानी कुल मिलाकर चुनौतियां बहुत हैं और उम्मीदें भी बहुत हैं। उम्मीदें न सिर्फ आम जनता की बल्कि जो पार्टी कार्यकर्ता हैं पीडीपी के, उनकी भी काफ़ी उम्मीदें होंगी कि वो क्या अपने पिता की विरासत को किस तरह से आगे बढ़ाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे। किताब, इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो, युग को
हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। असम विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। शनिवार को असम में 5 रैलियां करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से वोट देने की अपील की। उन्होंने जहां सत्ताधारी पार्टी पर सवाल उठाए तो वहीं अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। वो दिन दूर नहीं होगा जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा ए फॉर असम। कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम में 5 चुनावी रैलियां की। उन्होंने विकास को प्राथमिकता देते हुए जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल की जमकर तारीफ की, तो वहीं असम की बदहाली के लिए कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। असम की दुर्दशा किसने की? असम को बर्बाद किसने किया? असम के नौजवानों को बेरोजगार किसने बनाया? हम तो कभी यहां सत्ता में नहीं रहे हैं, कांग्रेस से अच्छा करने की अपेक्षा की। मैं असम वासियों से और कुछ नहीं मांग रहा हूं, मुझे 5 साल मौका दीजिए। मेरे भाइयों बहनों, सर्बानंद को 5 साल मौका दीजिए। प्रधानमंत्री का कहना था कि असम के तकरीबन 2000 गांव ऐसे हैं जहां अब भी बिजली नहीं है। उन्होंने असम सरकार पर केंद्र से जारी हुए पैसों का हिसाब न देने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने खुद को असम के चाय बागानों में काम करने वालों का कर्जदार बताया और बड़े दिलचस्प अंदाज में उनसे कर्ज चुकाने की अपील की। चाय की बात आती है तो मुझे जरा अपनापन ज्यादा लगता है, क्योंकि आप भी की तो चाय थी जिसको उबाल करके मैं लोगों में ऊर्जा भरता था और जिंदगी का बचपन गुजारा करता था। मुझे कर्ज चुकाने का मौका मिला है। आसाम में ऐसी सरकार बनाइए ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और आसाम को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकूं। प्रधानमंत्री ने विकास को बीजेपी का एजेंडा बताते हुए अपनी केंद्र सरकार की कई उपलब्धियां गिनवाईं। उनका कहना था कि केंद्र सरकार मुद्रा योजना के तहत अब तक 3.25 लाख लोगों को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है। प्रधानमंत्री ने तिनसुकिया, माजुली, बिहपुरिया, बोकाघाट, जोरहाट में 5 अलग अलग रैलियों को संबोधित किया। 126 विधानसभा सीटों के लिए असम में 4 और 11 अप्रैल को 2 चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि 19 मई को वोटों की गिनती होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी रैलियों की तारीख का ऐलान कर दिया है। सोनिया गांधी असम में 30 मार्च को चुनाव प्रचार करने उतरेंगी, तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष पहले चरण की सीटों के लिए 29 और 31 मार्च को रैलियां करेंगे। राहुल गांधी का 4 और 8 अप्रैल को भी चुनावी सभाएं करने का कार्यक्रम है। हालांकि इन सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। उधर पश्चिम बंगाल में सोनिया गांधी 13 अप्रैल को 2 सभाएं करेंगी, जबकि राहुल गांधी 2 अप्रैल को 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रवाद पर वैचारिक बहस को आगे बढ़ाने का इरादा जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बीजेपी ने पहला दौर जीत लिया है। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना आधार कांग्रेस ने गंवा दिया है और बीजेपी अब मुख्य पार्टी के रूप में उभर रही है। दिल्ली में शनिवार को प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। इसका शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। इस मौके पर अरुण जेटली ने दावा किया कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धीरे धीरे अपना जनाधार खो रही है और वो क्षेत्रीय दलों के पीछे चलने लगी है। गठबंधन बना, उसके साथ हम भी जुड़ जाएं, थोड़ी सी सीट हमें दे दो। डीएमके का गठबंधन बना तो तमिलनाडु में थोड़ी सी सीट हमें दे दो। बंगाल में सीपीएम का बना तो थोड़ी सी सीट हमें दे दो। तो मैंने एक वाक्य कहा था कि कांग्रेस इज न्यू टेल एंडर ऑफ एवरी अलायंस। अरुण जेटली ने कहा कि पार्टी का मकसद गरीबी दूर करना और देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए नई व्यवस्थाएं बना रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ईमानदार सरकार चल रही है।
केवल ईमानदार व्यक्ति नहीं है, व्यवस्थाएं इस तरह की बनाई जा रही है देश में कि जहां भ्रष्टाचार और बेईमानी का कोई स्कोप ही न बचे। अरुण जेटली ने कहा कि देश की एकता के लिए पार्टी हमेशा लड़ती रहेगी और राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली से चौथे दिन भी पूछताछ की गई। पूछताछ में हेडली ने दावा किया कि लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी ने उसे इशरत जहां के बारे में बताया था। हेडली ने इस बारे में NIA को जानकारी भी दी थी, लेकिन उसे नज़रअंदाज किया गया। इसके अलावा हेडली ने यह भी खुलासा किया कि लश्कर के निशाने पर भारत का एक बड़ा नेता भी था, जिसकी वो हत्या करना चाहता था। मुंबई हमले के मुख्य आरोपी डेविड हेडली का क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा हो गया है। शनिवार को हेडली ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि शिवसेना के पूर्व प्रमुख बाल ठाकरे हाफिज सईद के निशाने पर थे। लश्कर-ए-तैयबा बाल ठाकरे को सबक सिखाना चाहता था और हेडली ने इस काम को 6 महीने में पूरा करने के लिए कहा था। हाफिज सईद का आज इसने नाम जरूर बताया और ये भी बताया कि हाफिज सईद ने शिवसेना प्रमुख की हत्या के लिए भी जो काम करना है कीजिए, ये बात उसने NIA के सामने कही थी, ये बात उसने बताई। हेडली ने यह भी बताया कि लश्कर ने इस काम के लिए एक आतंकी को भारत भेजा भी था, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिस वजह से हाफिज सईद के मंसूबों पर पानी फिर गया। हालांकि वो आतंकी बाद में पुलिस की गिरफ्त से फरार भी हो गया था। पूछताछ की शुरुआत में ये जरूर कहा जा रहा था कि हेडली के बयान दिन ब दिन बदले हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकारी वकील उज्जवल निकम ने जानकारी दी कि उनके और NIA के द्वारा दर्ज किए गए बयान में ज्यादा विरोधाभास नहीं है। इससे हमें लगता है कि हमारे और NIA के स्टेटमेंट में कोई कॉन्ट्रडिक्शन और इनकंसिस्टेंसी नहीं है। छोटी मोटी जो भी चीजें हैं उसको हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को हेडली ने खुलासा किया था कि 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद से ही उसके दिलो दिमाग में भारत के लिए नफरत की आग झुलस रही थी और वो तभी से भारत से बदला लेने की फिराक में था। साथ ही हेडली ने यह भी बताया था कि 26/11 हमले के कुछ हफ्तों बाद पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी हेडली के घर गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति अप्पा राव की बर्खास्तगी का मुद्दा उठाएंगे। राव ने शनिवार को विधानसभा में इस बात की जानकारी दी। इससे पहले सदन में कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर गतिरोध भी पैदा किया, जिसके चलते कार्रवाई को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला के खुदकुशी के विरोध में कुलपति अप्पा राव को हटाने की मांग कर रहे हैं। 22 मार्च को उनके 2 महीने के बाद छुट्टी से लौटने पर भी छात्रों ने जमकर विरोध किया था। लेह के तुर्तुक इलाके में हिमस्खलन की चपेट में आए लापता सेना के जवान राइफलमैन सुनील राय का शव मिल गया है। शुक्रवार को सेना के 2 जवान उस वक्त हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे जब वो गश्त पर निकले थे। भवन तमांग को रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के कारगिल इलाके में हिमस्खलन की चपेट में एक जवान की जान चली गई थी। इससे पहले 3 फरवरी को सियाचिन में नियंत्रण रेखा के पास सेना के अधिकारी समेत 10 जवान हिमस्खलन की चपेट में आने के चलते शहीद हो गए थे। शुक्रवार को लीबिया में हुई बमबारी में केरल की एक नर्स और उनके 18 महीने के बेटे की मौत हो गई। हमला सबरथा इलाके में हुआ जब सुनु अपने बेटे के साथ घर के पास ही थी। उसी वक्त बम का एक गोला अपार्टमेंट परिसर में आकर गिरा। सुनु मूल रूप से केरल की रहने वाली थी। वो 2012 से अपने पति के साथ लीबिया में रह रही थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हादसे की पुष्टि करते हुए वहां रह रहे भारतीयों से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र छोड़ने की अपील की है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कहा है कि सरकार लीबिया में रह रहे भारतीयों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। यमन में बंधक बनाए गए केरल के पादरी को भी छुड़ाने की कोशिशें इधर तेज हो गई हैं। पादरी को एक आतंकी समूह ने बंदी बनाया हुआ है। For that purpose, I immediately tried to contact the Union Minister for Western Affairs, but I am told that she will call back. I am expecting the call. At the same time, I am trying to contact the Indian Embassy in Libya also. So we will do our best to bring back all of them. और अब देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरों पर एक नजर। चुनाव आयोग ने रविवार को होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। हालांकि आयोग ने कहा है कि कार्यक्रम में 5 राज्यों में लागू चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
कुछ राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव के दौरान कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ग्रेनेड हमले में 3 लोग घायल हो गए। हमला बिजबेहरा में पुलिस स्टेशन के नजदीक हुआ। घायलों में 2 जवान शामिल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने शनिवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात कर पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय कैदियों के मुद्दे पर बात की। हाल ही में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से एक भारतीय को रॉ एजेंट बताकर गिरफ्तार किया था। 1990 में सरबजीत को भी पाकिस्तानी सेना ने बम धमाकों के आरोप में गिरफ्तार किया था। राजस्थान के जैसलमेर से 35 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर मथुरा और हरिद्वार के वीजा पर दूसरी जगहों की यात्रा करने का आरोप है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। लुधियाना में सर्राफा कारोबारियों ने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक्साइज ड्यूटी में 1% इजाफे से नाराज सर्राफा कारोबारी 25 दिन से हड़ताल पर हैं। कारोबारियों का कहना है कि इससे सोने के दामों में इजाफा होगा, जिससे उन्हें और ग्राहकों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। भूटिया सिलीगुड़ी से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भूटिया को दार्जिलिंग से हार का सामना करना पड़ा था। नेपाल के बीरगंज में मधेसी फ्रंट के सदस्यों ने अपने नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने शुक्रवार को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 14 मधेसी नेताओं को गिरफ्तार किया था। बांग्लादेश में शनिवार को 45वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान राजधानी ढाका के नेशनल स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में स्कूली बच्चों के प्रदर्शन में समा बांध दिया। इराक की राजधानी बगदाद में शुक्रवार को हुए बम धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 41 हो गई है, जबकि 105 लोग घायल हैं। बगदाद के दक्षिणी इलाके में एक फुटबॉल मैच के बाद एक आत्मघाती हमलावर ने भीड़ के बीच खुद को बम से उड़ा दिया था। कोलकाता में हुए T20 विश्व कप के एक मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 75 रन से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 70 रन पर ढेर हो गई। तो 7 बजे की खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।